नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। बड़ी कृपा की कि आपने संवाद का पुनः अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, रोहिंग्या के मसले पर घमासान मचा हुआ है। आप देखिए कि कुछ दिन पहले सीजेआई सूर्यकांत ने जो टिप्पणी की थी कि क्या रोहिंग्या को हम रेड कारपेट वेलकम दें, उस पर किस तरह से कुछ पूर्व जजों ने और कुछ ऐसे सीनियर एडवोकेट जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि आप ये अमानवीय टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। अब तो सर पूर्व जज है 44 जिन्होंने इस चिट्ठी का करारा जवाब दिया है और कहा है कि सीजीआई के खिलाफ इस तरह का मोटिवेटेड मिशन जो चलाया जा रहा है, अभियान जो चलाया जा रहा है, वो कतई बर्दाश्त नहीं है। ये बहुत संतोष का विषय है अंजू जी कि जो माननीय हमारे यशस्वी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने जो फरमाया था 2 दिसंबर को कि क्या हम इनके लिए लाल कालीन रेड कारपेट ट्रीटमेंट दें रोहिंग्याओं को, और इसके पहले भी उन्होंने ऐसे सख्त जजमेंट दिए थे। तो उससे कुपित होकर के कुछ लोगों ने उनकी आलोचना करते हुए इस तरीके की बातें की थी। और 4 दिसंबर को उन्होंने एक लेटर लिखा था, नहीं 5 दिसंबर को, CJAR कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्स। तो उस चीज को लेकर के इन्होंने जो अनर्गल आरोप और सोची समझी रणनीति के तहत प्रायोजित कार्यक्रम के तहत और अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए और एक थोथी और एक झूठी पब्लिसिटी प्राप्त करने के उद्देश्य से चीफ जस्टिस की आलोचना की। और चीफ जस्टिस की आलोचना बहुत ही अवांछनीय थी, बहुत ही इर्रेलेवेंट थी, उसका कोई औचित्य नहीं था। लेकिन ये वो सीरियल ऑफेंडर्स हैं कि इसके पहले भी इन्होंने ऐसे कुछ चीजों में हस्तक्षेप किया था जिसका कोई मतलब ही नहीं। और जिनके नाम मैंने बताए, एक साहब दफ्तर में पिटे थे, एक साहब ने कोर्ट में यह कहा था कि साहब वहां पे उनको जो हमारी फोर्सेस हैं जाकर के सागर में सेफ्टी बेल्ट पहना करके बहा दिया था। तो चीफ जस्टिस ने पूछा आप वहां पर थे, आपने कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहां तो उसका कोई जवाब तो है नहीं, लेकिन बात ऐसे करेंगे कि जैसे संजय की तरह पूरा उनके सामने घटनाक्रम सामने दिख रहा हो। तो वो उनकी रिट याचिका खारिज हो गई। अब इन्होंने जो दोबारा उनको ब्लैकमेल करने के लिए, आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए, मनोबल गिराने के उद्देश्य से, बदनाम करने की नियत से जो किया है, उसकी आलोचना और मैं बधाई देना चाहूंगा कि जो हमारे वर्तमान 44 जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जिन्होंने इनको ललकारा है और जिनकी भर्त्सना की है, मैं उनको भी सलाम करूंगा, उनको और उनके जज्बे को। उन्होंने साफ कहा है कि प्रोसेस कैन बी डिस्कस्ड, यानी आप प्रक्रिया की तो आलोचना कर सकते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आलोचना नहीं कर सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन, इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, न करनी चाहिए। उसको करके आपने अपने आप को हल्का किया है और इसका कोई औचित्य नहीं है। और यह बिल्कुल सही है कि ये रोहिंग्या भारत में रहने योग्य नहीं है और इनको रहने का कोई औचित्य नहीं है। और सीजीआई ने जो कहा है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। ये कुछ ही एक हाथ जो है, मोमबत्ती गैंग, अवार्ड रिवॉर्ड वापसी गैंग, हान मार्केट गैंग, उनके चलते फिरते जो प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा इस प्रकार के अनर्गल पत्राचार किया गया था। राष्ट्रहित की बात कीजिए, और जो राष्ट्रहित की नहीं है, अगर आप राष्ट्र विरोधियों के प्रति खड़े हैं, तो ये आप किस न्याय की बात कर रहे हैं? न्याय सिर्फ देशद्रोहियों के ऊपर लागू नहीं होता है, भारतवासियों के ऊपर भी न्याय लागू होता है। मानवाधिकार केवल देशद्रोहियों के नहीं होते हैं, मानवाधिकार भारतवासियों के, भारतीय नागरिकों के भी होते हैं। तो बेहतर होगा कि 150 करोड़ की जनता जो भारत की है, उसके साथ आप खड़े रहें, बनिस्बत इसके कि राष्ट्र विरोधी तत्वों के, मानवाधिकार के आप जो झंडा लेके चल रहे हैं। तो अभिप्राय साफ है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ एनजीओ और फॉरेन फंडिंग और डीप स्टेट के प्रभाव में आकर के आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं जो कि समझ के परे है, जिसका कोई न सिर है न पैर है। और हमारे चीफ जस्टिस की आलोचना करने से पहले अपने गिरवान को छाट करके देख लें कि क्या कारण है कि आप देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं और देश प्रेमियों के साथ नहीं खड़े हैं। आप चीफ जस्टिस के साथ नहीं खड़े हैं, आप उन संगठनों के साथ खड़े हैं जो चरमपंथी हैं। यही बांग्लादेशी, ये हुजी और आईएसआई, इनके टुकड़ों पे पलने वाले ये गिरोह हैं। लेकिन आपने जरूरी ये समझा कि आप बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं का साथ दें, न कि इनका दें। तो अंजू जी, इसके ऊपर तो मैं समझता हूं राष्ट्रव्यापी इनकी भर्त्सना होनी चाहिए, जगह जगह निंदा प्रस्ताव पास होने चाहिए, और इनके बारे में तो और भी पत्र लिखने जाने चाहिए कि ये दरअसल इनकी आर्थिक और पूरी इनकी संपन्नता, वैभव की जांच होनी चाहिए।
बिल्कुल सर, जो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। कहाँ से फंडिंग मिल रही थी उन जनाब को जिन्होंने कहा कि कुछ घुसपैठियों को बांध कर समंदर में फेंक दिया? जो इस तरह की बात कर रहे हैं सर। और एक तो सर, सबसे अहम बात यह है कि हमारे देश की अदालतों में भारत के नागरिकों के केस सुने जाते हैं या बांग्लादेशियों के केस भी सुने जाएंगे? उनके लिए कहाँ से, जिनके पास सर खाने के लिए दाने नहीं है, जो भागकर अपने देश से हमारे देश में आते हैं, उनका केस इतने बड़े सीनियर एडवोकेट लड़ रहे थे सर। पैसा कहाँ से आ रहा था? आप सही कह रहे हैं, इनकी वैभवता की, संपन्नता की जांच होनी चाहिए। इनको पैसा कहाँ से आता है केस लड़ने के लिए? आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो आपने बिंदु उठाया है इसको भली भांति इसके ऊपर टिप्पणी हमारे जो 44 न्यायविधि हैं जिन्होंने वर्तमान पत्र लिखा है आज, उसमें इन्होंने स्वयं कहा है कि भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र के सिग्नेटरी पे नहीं है और नहीं वो 1967 के प्रोटोकॉल में सिग्नेटरी है। जब भारत सिग्नेटरी ही नहीं है तो इनको आप शरणार्थी का दर्जा आप दे कैसे सकते हैं? जब सिग्नेटरी नहीं है तब तो आपको देने का कोई औचित्य भी नहीं है। जब औचित्य नहीं है तो आप किस बात के लिए जो है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और हवा में गांठ बांध रहे हैं? इसका अंजू जी कोई औचित्य नहीं है। और हमें क्या लगता है कि इनको ये प्रायोजित कार्यक्रम, मैं फिर कह रहा हूं बार बार, प्रायोजित कार्यक्रम, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम इसीलिए किया जा रहा है कि इनका एक तथाकथित एक अपने को महिमा मंडित कर लें और अनावश्यक, मैं समझता हूं जो इनके संदिग्ध आय के स्रोत हैं उसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए, जिससे कि मालूम तो पड़े आखिर कारण क्या है कि आप इन लोगों की तरफदारी इस तरीके से कर रहे हैं। कभी आप कह रहे हैं पेटी पहना करके सागर में फेंक दिया, कभी आप कह रहे हैं कि इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इनके ऊपर आप मुख्य न्यायाधीश को ऐसे वक्तव्य नहीं दे। मुख्य न्यायाधीश जी ने जो वक्तव्य दिया है, ये वक्तव्य मैं समझता हूं सर्वाक्षरों में लिख करके हर स्कूल और विद्यालय में और सरकारी कार्यालयों में टांगे जाने चाहिए। ये इतने दिव्य शब्द हैं। किसी ने एक नैतिक साहस तो किया, देश प्रेम तो का परिचय तो दिया। ये थोड़े ही कि हमारा नाम हो जाए तो हम लुटियंस गैंग की तरह जाकर के मोमबत्ती गैंग बन जाएं और रिवॉर्ड वापसी गैंग में शामिल हो जाएं। इसका कोई औचित्य नहीं है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। सर, ताज्जुब की बात ये है कि उन्होंने क्या कहा था? यही तो कहा था, ये जो घुसपैठे और रोहिंग्या है, इनको क्या रेड कारपेट वेलकम दिया जाए इस देश में? अवैध तरीके से घुसे, सबसे बड़ा गुनाह तो यही है। उनकी पहचान हो रही है, शिनाख्त हो रही है, उनको वापस उनके देश भेजा जा रहा है। और योगी जी ने तो अपने 17 शहरों में बड़े बड़े 15,000 की कैपेसिटी वाले डिटेंशन कैंप बना लिए हैं और बड़े जोर शोर से उनका ऑपरेशन चल रहा है। तो क्या दिक्कत है सर? इस देश के संसाधनों पर इस देश के नागरिकों का हक है या बाहर से आए हुए इन रोहिंग्या और घुसपैठियों का, जो कुछ राजनीतिक पार्टियों का वोट बैंक है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये वही गिरोह है जो अजमल कसाब के लिए सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुलवा करके उसकी सुनवाई करवाता है। ये वही लोग हैं कि हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं, इस तरीके के बेहुदे नारे लगाता है। तो इनसे कुछ अपेक्षा करना देश प्रेम की, वो वैसे भी है मरुभूमि में जलप्रपात की अपेक्षा करना, जैसे ओस से कभी कुआं नहीं भर सकता है, इनसे ये उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि देश प्रेम की कोई बात करेंगे या पब्लिक इंटरेस्ट जनहित की कोई बात करेंगे। एक तरफ योगी जी की बात आपने की, उन्होंने एक्स के ऊपर एक पत्र लिखा है और सभी प्रदेशवासियों से यह कहा है कि हम आपका सहयोग चाहते हैं। किस चीज में हम आपका सहयोग चाहते हैं? कि नाजायज बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को चिन्हित करें। और क्यों चिन्हित करें? जिससे कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, अपराध स्थिति नियंत्रण में हो, सामाजिक जो एक रूपता है, सामाजिक ढांचा चरमराए न, डेमोग्राफी चेंज ना हो। स्पष्ट बात यह कि डेमोग्राफी चेंज करने का जो कुत्सित प्रयास किया गया है, आप इन लोगों की करतूतें तो देखें। ये कभी अब हिंदू एक नया मोडस ऑपरेंडी, जब से SIR का अनुपालन हो रहा है, इन्होंने पहले तो अपने आइडेंटिटी पेपर्स ऐसे बनवाए कि ये सब मुस्लिम हैं और ये सब बारपेटा आसाम के रहने वाले हैं। अब इन्होंने हिंदू नाम लेना शुरू कर दिया है, फेक एड्रेसेस लगाने शुरू कर दिए। लेकिन पुलिस इनके पीछे पहुंच जाएगी। और जो ये पता लगा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 7,335 झुग्गी झोपड़ियां चिन्हित की गई हैं, उसमें 90% मुस्लिम्स हैं और 90% में 100% रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। और सब अपने को लगभग बता रहे हैं कि बारपेटा आसाम के रहने वाले हैं। तो बिल्कुल सही है, आप टीम भेजिए और जाके बारपेटा में सत्यापन कर लीजिए वहां के हैं कि नहीं है। और आपको मान के मैं अभी बता दूं, 100% ये सब झूठा पाया जाएगा। बारपेटा का एक नहीं, सब बांग्लादेश के होंगे। अभी तो इंदिरा नगर लखनऊ का एक प्रतिष्ठित मोहल्ला है, वहां पे 30,000 की ये झुग्गी झोपड़ी है। 2024 में इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि लखनऊ निगम निगम के कर्मचारी आए थे और इन्होंने उनके साथ जबरदस्त मारपीट की।
और मारपीट के बाद ये चीज प्रकाश में आई, और वहां की मेयर बहुत क्रियाशील हैं, सुषमा खरकवाल जी। वो जगह जगह जा करके उनकी सत्यापन करती हैं, कार्रवाई करती हैं। लेकिन हम योगी जी के पत्र के ऊपर आ जाए। योगी जी ने अपने जी पत्र में प्रत्येक नागरिक से कहा कि जागरूक रहें, अपने यहाँ जो डोमेस्टिक है आसपास अगर आपको कहीं दिखाई पड़े इसकी सूचना दें। योगी जी ने यहां तक किया है कि डिटेंशन कैंप, आयुक्त मेरठ मंडल ने कहा है कि डिटेंशन कैंप बनवाएं। डिटेंशन कैंप जो है उसकी बनने की पूरी तैयारी हो गई है, बहुत जल्द बन जाएगा, पूरा हो जाएगा, जहां पर भली भांति ये महिला पुरुष अलग अलग डिटेन किए जाएंगे और डिटेंशन के बाद इनका डिपोर्टेशन की कार्रवाई भी की जाएगी। ये पहला एक मैं समझता हूं कि एक प्रयोग है, अभिनव प्रयोग है पूरे देश में, इसका स्वागत होना चाहिए और यहां से इनको वापस किया जाए। लेकिन योगी जी ने बात यही खत्म नहीं की, डिटेंशन सेंटर बना के जो हमारे महत्वपूर्ण जो नगर हैं, जो 17 जनपद है जहां पे सफाई कर्मियों की नियुक्ति लगभग 90% बांग्लादेशियों की और रोहिंग्याओं की गई है, इसकी भी जांच हो रही है। और इसकी भी जांच इसलिए हो रही कि आखिर ये आए, इनको सेटलमेंट दिया गया, झुग्गी झोपड़ी में बसाया गया और इनको नौकरी भी दे दी गई। हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, हमारे यहाँ ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, पीएचडी, इनको नौकरी नहीं मिल रही जो अप्लाई कर रहे हैं सफाई कर्मियों के लिए उन, लेकिन रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को मिल रहा है। इनके जो सेटलमेंट थे, अभी एक स्टडी हुई थी और स्टडी में ये देखा गया, ये भी नेट पर है, जो देखना चाहे यूट्यूब पे देख ले, लखनऊ की ही है। अंजू जी, इन्होंने एक बड़ा मीटर लगाया, उसके सब मीटर दिए और बराबर जो है, एक तो रिश्वत, और रिश्वत भी सिस्टमेटाइज्ड कि किसने कितनी बिजली ली। अच्छा, जिन्होंने मीटर लगाया वो भी चोरी का मीटर था, वो भी नहीं कि वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, वो भी चोरी का मीटर। तो एक तो चोरी, उस पर से सीना चोरी, फिर छोटे छोटे मीटर, सब मीटर लगा कि जैसे किसी ने 10 यूनिट यूज की, किसी ने 20 यूनिट लूट की। तो पहले तो जो धन उगाही है वो है बिजली की, सरकार को चूना दिया और फिर लोगों से बिजली का दाम वसूल किया। दूसरी चीज आई है कि वहां पर आपने देखा होगा कि प्रभावशाली जो ये होते हैं कॉरपोरेटर्स, जिनको पार्षद। पार्षद कहते हैं, हाँ, इन पार्षदों ने इनको अपनी अपनी जमीनों में बसा करके इनसे किराया लेते हैं, बिजली का पैसा लेते हैं। और जो सफाई का जो बिजनेस है, लखनऊ के कूड़ा जो है वो उसका धंधा है 10 करोड़ प्रतिमाह, साल का ये होगा करीब 125 करोड़ रुपए का। तो इतना बड़ा बिजनेस और कोई शायद लखनऊ में ना हो, लेकिन हाँ, ये कूड़े का बांग्लादेशियों का एक बिजनेस मॉडल है। इनके यहाँ क्या नहीं है, देखिए, कूड़ा लेंगे आपके घर से फ्री, उसको जलाएंगे, रिसाइकिल करेंगे, रिसाइकिल करके जब आप कहीं निकलती है तो आपने देखा होगा चौराहे चौराहे ये आपको खिलौने, जैसे क्रिसमस नया साल आ रहा है तो छोटे मोटे गिफ्ट बना करके बेचेंगे, उसका धंधा अलग। मानव तस्करी अलग, व्याभिचार और वेश्यावृत्ति अलग, क्राइम अलग। जहां जहां जा कह देंगे हम 200 रियाल देंगे, लखनऊ में वो गुड़म्मा में जाकर के किसी चूड़ी वाले को कहा 200 रियाल देंगे, 2 लाख रुपए ले लिया और फिर कैसा रियाल और कैसा रुपया भूमिगत हो गए। आए दिन जो अपराध और सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं तो वो अंजू जी केवल इन्हीं के द्वारा की जाती है, इनका करीब करीब एकाधिकार है इस प्रकार के अपराधों के ऊपर। लेकिन जो मेयर सुषमा खड़कवाल है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। और मैं चाहूंगा कि पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सहयोग करे सुषमा जी का, क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है इसको आप देखें। पहले तो ले आना, बेस कैंप में उनको बेसिक हिंदी सिखाना, उनके जो पत्रक हैं, जो उनके पहचान पत्र हैं वो उनको उपलब्ध कराना, ला के बसाना, फिर आपका रेंट वसूल करना, जिसको कहते हैं कि किराया वसूलना, फिर बिजली चोरी की उसका हर्जाना लेना, पानी का लेना, प्रोटेक्शन मनी लेना, और फिर जो इस तरीके के कूड़े का व्यापार है उस कूड़े के व्यापार के माध्यम से और धन की उगाही करना और ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करना, यानी हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होता है। यहां रहेंगे, डेमोग्राफी चेंज करेंगे, डेमोग्राफी चेंज करने के साथ साथ अपराध करेंगे, अपराध करेंगे, चाकूबाजी करेंगे, सांप्रदायिक घटनाएं करेंगे। और जब इनकी इतने मनबढ़ हो गए थे कि 2024 में लखनऊ नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट कर ली, तो और क्या कहा जाए। लेकिन अब योगी जी ने जो डिटेंशन सेंटर बनाया है और एसआईआर का निष्ठापूर्वक अनुपालन हो रहा है, और एसआईआर के साथ साथ जब चिन्हित हो रहे हैं, आप ये देखिएगा सब भागने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि किसी के पास कोई सच्चाई का कोई कारण नहीं है। अब एसआईआर में भी देखिए इसके ऊपर भी कितना विरोध हो रहा है। एसआईआर क्यों हो रहा है, एसआईआर क्यों हो रहा है? हमारे घर में 4 चोट्टे घुसे हैं या 10 चोट्टे घुसे हमारे घर में, तो वो हम तो क्या करेंगे?
हम कहेंगे हम पुलिस को बुला रहे हैं, या हम खुद देखेंगे अपने हाथ में हथियार लेकर के भाई कौन घुसा हुआ है। लेकिन एक बहुत सशक्त वर्ग है हमारे भारत में, नहीं 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 नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए, उनके मानवाधिकार हैं। आपके घर में अगर घुस आए तो आपको परमात्मा ने इतना साधन संपन्न किया कि आप 10 लोगों को अपने घर में रख नहीं सकते हैं। और जो कहने वाले हैं वो एक आदमी या एक व्यक्ति को अपने घर नहीं रखेंगे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, और हमें आपको उपदेश दे रहे हैं कि नहीं सर, नहीं होना चाहिए। ये दरअसल इनको पूरा मौका नहीं, पूरा मौका क्यों मिलना, इसी को कहते हैं कि प्राइवेट चैरिटी एट पब्लिक कॉस्ट। अरे आपको दान पुण्य करना है तो अपने पैसे से कीजिए ना, जनता के धन पे बैठ के तरमाल क्यों खा रहे हैं। आपका न हींग लगे न फिटकरी, और आप चाहते हैं कि एसआईआर की कार्रवाई ना हो, घुसपैठिया बराबर बने रहें। घुसपैठियों के बारे में अगर मुख्य न्यायाधीश ने अगर एक शब्द कड़ा कह दिया तो आप देखिए इनको मिर्ची कैसे लग गई, और मिर्ची लग गई तो इन्होंने पत्रक लिख दिया कि मुख्य न्यायाधीश को ऐसे वक्तव्यों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, और आज की तारीख में पूरा देश आभारी है माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय का कि उन्होंने बहुत सही वक्तव्य दिया, एक दिशा दी पूरे देश को, और जिसके आलोक में आप देखिए काम भी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। ये बिल्कुल सही है। और मुख्य न्यायाधीश के वक्तव्य को माननीय जी। योगी आदित्यनाथ ने अपने जो एक्स में जो पोस्ट की है उसको कोट किया है। मुख्य न्यायाधीश महोदय ने ये वक्तव्य दिया है, तो सवाल ये उठता है कि मुख्य न्यायाधीश सही है, ये जो स्वयंभू समाज के ठेकेदार हैं, स्वयं भी मानवाधिकार के जो प्रवक्ता बन गए हैं, ये केवल सब अंजुजी प्रायोजित कार्यक्रम है और देश देख रहा है। इनके दोहरे मापदंड, अब दिमागी दिवालियापन, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जग जाहिर है छत चढ़ के बोल रही है, और इसके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये भूल जाए कि एसआईआर से कोई बचेगा नहीं, और जो आसाम में बारपेटा भेज करके लोगों का सत्यापन किया जाए और एक एक झुग्गी झोपड़ी नेस्तनाबूद की जाए। जो मिसाल सुषमा जी ने लखनऊ में शुरू की है वो पूरे देश में लागू होनी चाहिए। लेकिन आप जानती हैं ये पश्चिम बंगाल में नहीं होगा, ये आप जानती हैं पंजाब में नहीं होगा, ये आप जानती हैं कि कुछ एक जगह और है जहां नहीं होगा। तो जहां नहीं होगा उन्होंने मुसीबत तो दावत दी है, लेकिन अंततो गत्वा पूरे देश में ये होगा। और जो ये कहते हैं ये हमारी अमानत है, मैं प्रोनाउंसिएशन बिगाड़ के बोल रहा हूं, आप समझ गए होंगे, ये हमारी अमानत है, ये तुम्हारी अमानत है। तो जब निर्वाचन हुआ तो एक भी केस तुम्हारा फर्जी नहीं निकल पाया, और नहीं तुम ये कह पाए कि वोट चोरी हुई, या वोट चोरी की जो तुम बात कर रहे हो। इन्होंने तो कहा कि ये एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि घुसपैठ कराने वालों, ये वोट डकैती करा रहे हो तुम, क्योंकि चोरी तो वो होती, चलो छोटी 19-20 का फर्क पड़ गया, लेकिन जो तुमने करोड़ों आदमी भारत में बुला करके तुमको वोटर बनाया, ये वोट डकैती है। तुमने बाहर के हॉस्टाइल मुल्कों से लोगों को बुला करके आइडेंटिटी पेपर्स दिलवा करके उनको तुमने, ये वोट डकैती है। इसीलिए जनता सब समझ गई है और इनकी ये दुर्गत बिहार में की है। आगे आगे देखिए इनकी और दुर्गत होने वाली है। इन लोगों के पास, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, दे डोंट हैव लेग्स टू स्टैंड ऑन। ये तो वैसे ही इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है, और आगे और इनकी दुर्गत होने वाली है। जी अंजू जी। सर ये सारे के सारे रोहिंग्या प्रेमी हैं, उनको बचा रहे हैं क्योंकि इनकी राजनीति की दुकान आगे कैसे बढ़ेगी। और सबसे अहम बात यह है कि यूपी पुलिस और यूपी एटीएस ने तो ऑपरेशन टॉर्च भी चला रखा है, क्योंकि दिन में ये भाग जाते हैं, कहीं ना कहीं जाकर छिप जाते हैं। तो ये सब लोग आधी रात को टॉर्च लेकर इन घरों में पहुंच रहे हैं, और तब जाकर इनके डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, और तब जाकर इनका वेरिफिकेशन हो रहा है। तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ अलग ढंग से हो रहा है, और इसकी सीख पूरे देश को लेने की जरूरत है। बिल्कुल, यूपी पुलिस के साथ साथ एटीएस बहुत आगे से बढ़ चढ़ करके इसमें कार्रवाई कर रही है, और सही भी है। जब राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की बात आती है तो स्थानीय पुलिस के साथ साथ एटीएस और एसटीएफ का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यह संतोष का विषय है कि जो मिसाल उत्तर प्रदेश ने कायम की है कि यूपी एटीएस और यूपी पुलिस टॉर्च की रोशनी में रात में जाकर के, तड़के दिन में जाकर के, और इस कड़कती ठंड में जाकर के इनका सत्यापन कर रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस को और प्रदेश के नेतृत्व को कि उनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य राष्ट्र हित में किया गया है। ये बिल्कुल सही है, पूरे देश में इसका अनुपालन होना चाहिए। सर चिट्ठियों की बात हो रही है, सीजीआई को लेकर जो
पूर्व जजों ने 44 जजों ने चिट्ठी लिखी है, उसकी बात हो रही है। योगी जी की चिट्ठी की बात हो रही है। एक चिट्ठी ऐसी थी जो 272 हस्तियों ने लिखी थी, उसमें आप भी एक थे। सर, देश को बदनाम करना, विदेशों में जाकर देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना, न्यायपालिका को बदनाम करना, ऐसे लोगों के खिलाफ तो एक अभियान चलाने की जरूरत है। आप लोगों ने जो चिट्ठी लिखी थी सर, उसमें भी तो यही सब था ना कि देश के लोकतंत्र को क्यों बदनाम कर रहे हो भाई। आपने बिल्कुल सही कहा। और मुझसे भी एक दो लोगों ने कहा कि हम आपका वक्तव्य लेना चाहते हैं, आपका इंटरव्यू आप देखना चाहते हो, मेरा पत्र पढ़ लीजिएगा, उसमें सिग्नेचर मैंने किया है, मैंने ही वक्तव्य दिया है, और मैं अकेले नहीं हूं, 272 लोगों ने दिया है। प्रश्न ये उठता है, आप क्या खा करके देश की आर्मी को, वहां भी कास्ट सिस्टम है, देश की जुडिशरी को, देश की राजनीति को, इलेक्शन कमीशन को, निर्वाचन आयोग को, सबको आप बदनाम कर रहे हैं। तो आप चाहते क्या हैं कि यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आकर के जो शासन प्रशासन करे, या संयुक्त राष्ट्र करे? क्योंकि आपके जो शब्द का चयन और जो आपकी विचारधारा है वो हमें बहुत स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ रही है। आपको सबसे आपको डिफरेंस है। और यही नहीं, एक जज ने अगर आपके तबीयत से, आपके हिसाब से जजमेंट नहीं दिया, जैसे कि आज सुनाई पड़ रहा है कि हाई कोर्ट मद्रास ने के एक जजमेंट आया है, तो उसमें आप उसका इम्पीचमेंट चाहते हैं, तो या तो आप हमारे हिसाब से जजमेंट दें। हमारे हिसाब से जजमेंट नहीं देंगे तो हम पूरे सब लोग मिल करके आपके इम्पीचमेंट के बारे में हम दरखास्त बनाएंगे। और इसके अलावा देख लीजिए कि हम लोगों ने तो जो लिखा था वो इसीलिए लिखा था। आपको सबसे शिकायत है, फौज में जातीयता है, और जो न्यायपालिका है वो स्पष्ट नहीं है, वो सत्यनिष्ठ नहीं है। इसी तरीके से शासन प्रशासन जो है उसकी मिली भगत है, और निर्वाचन आयोग में भी जो है पारदर्शिता नहीं है, निष्पक्षता नहीं है। और आपकी गिरावट इससे साफ दिखाई पड़ती है कि आपने उनको धमकी दी, आपने उनके परिवारों को धमकी दी। आपने ये भी कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, जब आप रिटायर हो जाएंगे, रिटायर अवकाश पर हो जाएंगे, हम तब भी आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे। धमकी धपाटे की बातें जो होती हैं, धमकी देना इस प्रकार की, ये गली के मोहल्ले के अपराधियों को शोभा देता है। आप ऐसे वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तियों को इस प्रकार के शब्दों का चयन और शैली बिल्कुल शोभा नहीं देता है। तो जरा अपने शब्दों को परिमार्जित रखें, जरा अपने जो आरोप प्रत्यारोप है उसमें शालीनता बरतें, और जिसको हम कहते हैं कि पार्लियामेंट्री चॉइस ऑफ वर्ड्स, द चॉइस ऑफ वर्ड्स शुड बी अप्रोप्रिएट। बिस्मार्क ने कहा था, राइट पोलाइटली, स्पीक डिप्लोमेटिकली, वन ऑब्जर्व्स द रूल्स ऑफ पोलाइटनेस इवन इन द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। युद्ध की घोषणा भी करें तो सामान्य शिष्टाचार का पालन जरूर करें। और ये पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स होता ही इसीलिए कि हमारे मतभेद 10 हो सकते हैं, लेकिन हम शब्दों का चयन और भाषा और शैली परिमार्जित रखें, शिष्ट रखें। और अगर हमने दोनों को तिलांजलि दे दी तो ये आपकी हताशा बोल रही है, या आपके जो सलाहकार हैं वो आपको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। तो कृपया करके, या तो आपके सलाहकार हो या आपका स्वयं का चयन हो, तो भी आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि इसने आपको बहुत ही एडवर्स लाइट में दिखाया है पूरे देश को। सर, ये जो रोहिंग्या प्रेमी हैं या जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, ऐसे लोगों का बचाव करते हैं, इनको समय समय पर आईना दिखाना बहुत जरूरी है। और अब तो जिस तरह से चिट्ठी लिखी है पूर्व जजों ने सीजीआई के पक्ष में, उस चिट्ठी का असर देखते हैं क्या होता है। लेकिन कम से कम उस गैंग को ये तो समझ में आ रहा है कि ये बोलकर चले जाएंगे तो कोई रिएक्ट नहीं करेगा। अब वो दिन लद गए। अब आप जितना बोलोगे उससे दुगना सुनोगे। और क्या गलत कहा था हमारे सीजीआई ने? इस देश में सर कितने सारे रोहिंग्या और घुसपैठिए बसे हुए हैं, क्या उनको उखाड़ फेंकना जरूरी नहीं है? आधार कार्ड में तो सर सीधे सीधे लिखा होता है ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो नागरिक है? और इस देश के जो नागरिक हैं उनको तो आप नजरअंदाज करें, लेकिन अपने वोट की खातिर इनको पाल पोस रहे हैं। तो सर बेसिकली इनकी राजनीति पर ग्रहण लगने वाला है, इसीलिए सारी बातें हो रही हैं। लेकिन सर आपने समय निकाला, विस्तार से इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद अंजू जी। जय हिंद, वंदे मातरम।